नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो युद्ध है, रूस यूक्रेन युद्ध, ये रुकने वाला नहीं है, ये और तेज़ होने वाला है और इसका असर पिछले 12 से 18 घंटे के अंदर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर मैं अब आपको बता दूं कि अब किसी भी कीमत पर परमाणु युद्ध को रोका नहीं जा सकता और ये कोई ऐसे ही कल्पना या कोई कोरी कहते हैं ना लफबाजी नहीं है। ये इसलिए हकीकत है क्योंकि जो रूस है और जो अमेरिका है वो एक दूसरे के आमने सामने इस कदर आ चुके हैं कि अब दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। ट्रंप ने जो मियाद कहते हैं ना जो अल्टीमेटम 50 दिन का दिया था उसको घटा के 10 से 12 दिन का कर दिया है। यानी कि जो अल्टीमेटम रूस के लिए 2 सितंबर तक का बनाया था ट्रंप ने, उसको ख़त्म करके अब उन्होंने सिर्फ 10-12 दिन के अंदर कर दिया है। यानी कि अगस्त के महीने में ये जो मियाद है या ये जो अल्टीमेटम है ट्रंप का वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो 10 से 12 दिन का अल्टीमेटम ट्रंप ने डंके की चोट पर और सीना चौड़ा करके बोला है कि साहब हमने आपको अल्टीमेटम दे दिया, इसके बाद हम नहीं सुनेंगे, तो आखिर ट्रंप करना क्या चाहते हैं और इसको पूरी दुनिया में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। अभी जो 2-3 घटनाक्रम है उसको पहले से समझ लीजिए। 14 जुलाई को ट्रंप ने जो था पुतिन को अल्टीमेटम दिया था 50 दिन का और उस 14 जुलाई के बाद से और अब तक जो रशिया के हैं वो करीब 3,500 हवाई हमले हुए हैं, जिसमें करीब 3200 से ज़्यादा तो अकेले ड्रोन ही इस्तेमाल हो गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ बड़ी हैरान करने वाली है कि जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है उस पर रूस ने बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, जिसको अमेरिका और नेटो और यूक्रेन तीनों मिलकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये आई है कि लगभग पूर्वी यूक्रेन के जो 7 इलाके हैं उस पर बहुत ही मजबूत पकड़ या तो हो चुकी है या उनका कब्जा हो चुका है। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था और फिर बता देता हूँ। ज़पोरिज़िया, लुहांस्क, खार्किव ये और डोनेस्क, ये जो 4 इलाके हैं इसके ऊपर पुतिन का जो है या रूसी सेना का जो है वो कब्जे के करीब पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें खिचड़ी पक गई है। खिचड़ी ऐसे पक गई है और विश्व युद्ध को इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने जो अपना टैरिफ वॉर चला दिया, किसी को धमका दिया, कहीं पे ईरान पे अटैक कर दिया, ये जो 4-5 मोर्चे थे उसको मिलाकर ट्रंप ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि अब कोई भी मोर्चा हिलेगा या कोई भी मोर्चे से युद्ध भड़केगा तो सीधे सीधे रशिया और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे। अभी की जो मौजूदा मोर्चाबंदी है उसमें कौन देश किसकी तरफ है ये हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं कि जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर का जो एक धमाका किया है पिछले 24 घंटे के अंदर, उसका असर आने वाले युद्ध पर क्या पड़ने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जिस तरीके से ट्रंप ने रशिया को टैरिफ वॉर की धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है 10 से 12 दिन का, उसके साथ ही साथ उन्होंने भारत के ऊपर 25% का जो टैरिफ का ऐलान किया है और साथ साथ में जुर्माना लगाने की बात की है। और भारत की 6 बड़ी कंपनियों को जो तेल से जुड़ी हुई हैं, तेल आयात करती हैं, सप्लाई करती हैं, उनको बैन करने की बात उन्होंने बोली है और धमकाया है एक तरीके से भारत को रशिया के बहाने कि आप लोग एक मरी हुई अर्थव्यवस्था हैं और अगर आप लोग मिलकर कोई बड़ा व्यापार करते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पे कुछ नहीं पड़ने वाला है। यानी कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर है उसको एक तरीके से चेक कर रहे हैं। वो टैरिफ वॉर मारते हैं सामने वाले पे, फिर वो देखते हैं रिएक्शन क्या आ रहा है। अभी तक ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे थे कि ब्राज़ील, चीन और भारत जो हैं वो रशिया के साथ किस हद तक आगे जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले धमकाया, पहले इधर उधर की बातें की कि आप ऐसा करिए, आप उससे तेल मत लीजिए वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब ट्रंप ने देखा कि ना तो भारत को सुन रहा है, ना चीन को सुन रहा है, ना ब्राज़ील को सुन रहा है, तब उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया। चीन के ऊपर अलग तरीके के टैरिफ लगाने की बात पहले ही वो कह चुके हैं, ब्राज़ील को वो पहले ही धमका चुके हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप ये चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं रशिया से सीधे भिड़ूंगा तो ऐसे वक्त में ये 3 जो महत्वपूर्ण देश हैं, चीन, भारत और ब्राज़ील, उनका रुख रशिया को लेकर क्या होगा। और ट्रंप इस बात से बेहद कहते हैं ना निराश हैं, नाराज़ हैं कि भारत, ब्राज़ील और चीन जो हैं वो रूस के पक्ष में इस तरीके से खड़े हैं। वो वॉर का समर्थन नहीं कर रहे हैं, भारत वॉर का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं ना धमकी को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने इतनी तगड़ी तगड़ी धमकियां दे दी तो हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने 2 टूक कहा कि हमारी 4 दौर की शानदार वार्ता चल रही थी, हमारे बीच में एक डील होने वाली थी, उसके बीच में इस तरीके का टैरिफ लगाने का कोई मतलब नहीं है और भारत दबने वाला नहीं है। हम ऐसे 25% और इस तरीके के जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाए जाएंगे उसका सामना भारत डटकर कर लेगा
और अगर कोई ये सोचता है कि भारत कोई मरी हुई अर्थव्यवस्था है और रशिया भी एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, तो ये भूल जाए, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि मरा हुआ कोई नहीं है, सभी जिंदा हैं और सब लोग जिंदा रहने के लिए ही लड़ रहे हैं। पुतिन का भी वजूद अपने रूस के लिए लगा हुआ, वो अच्छे से जानते हैं कि अगर रशिया को आज मैंने नहीं बचाया तो आने वाले दिनों में नेटो, अमेरिका और यूरोपियन यूनियंस जो हैं वो मिलकर पूरे रशिया को चबा जाएंगे। और जैसे 1991 में रशिया के टुकड़े किए गए तो उससे भी बुरी हालत रशिया की ये लोग कर देंगे बचे हुए की। तो ऐसी स्थिति में रूस के पास दो ही चारे बचे हैं, एक लंबा युद्ध करें। अब आता है कि ऐसे 2-3 बयान और क्या क्या आए हैं। जैसे ही ट्रंप ने इस तरीके के खतरनाक बयान टैरिफ से जुड़े हुए दिए, जुर्माने से जुड़े हुए दिए, रूस को धमकाने से जुड़े हुए दिए, उस सबसे पहले कौन निकल के आया रूस की तरफ से? वो आए पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के बेहद करीबी और राइट हैंड माने जाते हैं। उन्होंने ट्रंप से कहा कि याद रखिए, आप जो ये अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हो, ये इतना घातक है अमेरिका के लिए कि अमेरिका पहचान में नहीं आएगा अगर इसी तरीके से धमकियां देता रहा। और दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी बोल दिया कि आप जिस रूस की अर्थव्यवस्था को मरा हुआ कह रहे हो, याद रखना वहां पे एक मरा हुआ प्लान भी है, उसको परमाणु प्लान बोलते हैं, जिसको डेड हैंड बोलते हैं। और अगर डेड हैंड एक्टिव हो गया तो ये जो आप मरा मरा बोल रहे हैं ना कि मरी हुई अर्थव्यवस्था रूस की, ये वो अगर एक्टिव हो गया डेड हैंड, तो फिर अमेरिका को बचाने वाला कोई नहीं है। दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान को सुनकर ट्रंप जो है ना बुरी तरीके से तिलमिला गए। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर एक पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का, वो रूस का, कैसे इस तरीके से धमका सकता है अमेरिका को। और यही बात जो है वो ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि दिमित्री मेदवेदेव अपने आप को रूस का राष्ट्रपति न समझे, हम रूस की इस धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर परमाणु धमकी हमें आप दोगे तो हम इस पर पलटवार करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि ट्रंप जो है ना वो बौखलाए हुए हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को, पूरे वॉर को हम कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि देखिए अभी तक जो वॉर हुआ है वो लगभग 1260 दिन होने वाले हैं, पूरे हुए नहीं लेकिन होने वाले हैं। लगभग 42 महीने इस युद्ध को हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में दो चीज़ें बचती हैं। ट्रंप को ये पहले पूरी तरीके से इंश्योर कर लेना है कि अगर मैं यूक्रेन की तरफ से अमेरिका, रूस पे या अलग अलग चीन पे या ईरान पर और किसी तरीके का शिकंजा कसता हूँ या उसको भारत को भी उसमें जोड़ता है, तो ऐसे के जो परिणाम होंगे वो क्या आ सकते हैं। तो ट्रंप इसी को एक टैरिफ वॉर की तरह चेक कर रहे हैं। उन्होंने 25% का टैरिफ भारत की तरफ फेंका, चीन की तरफ फेंका और ब्राज़ील की तरफ भी फेंक रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि ये किस हद तक रशिया के साथ भारत या चीन या ब्राज़ील जा सकता है, क्योंकि ईरान जो है वो खुलेआम कह चुका हम तो जाएंगे ही जाएंगे। उत्तर कोरिया पहले ही से बोल रहा है कि अब हमारा रियल वॉर तो अब शुरू हुआ है, और रशिया में जो अब हमारी वॉर होगी रशिया की तरफ से वो एक रियल वॉर की तरह होगी। और इसीलिए करीब 30,000 जो सैनिक हैं नॉर्थ कोरिया के, वो नवंबर 2025 तक रूस पहुंच जाएंगे। अब आता है आंकड़ों का खेल। आंकड़ों का खेल ये आता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। सब लोग जानते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी पे परमाणु हथियार हैं और बढ़िया हथियार हैं तो वो है रशिया। उसमें भी उसके पास 1600 ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिसकी काट अच्छे देशों के पास नहीं है। डेड हेड उनका सिस्टम आप जानते ही हो, वो पहले से ही एक्टिव है। जो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हैं वो पिछले महीने ही बोल चुके हैं जून में कि हमारा जो डूम्सडे की घड़ी है वो टिक टिक कर रही है। जिस दिन वो टिक टिक करना बंद करेगी आप लोग सब साफ हो जाओगे जो रशिया को धमका रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ट्रंप की तरफ से लड़ने को कौन सही तरीके से आएगा। नेटो के जो 32 देश हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें 3 से 4 बड़े ऐसे नेटो देश हैं जो हल्के हल्के ट्रंप की मुट्ठी से या ट्रंप की कहते हैं ना वहाँ से निकलते चले आ रहे हैं। उसमें पहला नाम अब आ गया है फ्रांस का, फिर आ गया है ब्रिटेन का, ये, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्वीडन। वो पहले ही अपने आप को इससे कह रहा है कि हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। और चौथा एक ऐसा देश है जो पहले दिन से अमेरिका के जो युद्ध प्लान है उसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, और वो है हमारा हंगरी। हंगरी पहले से बोल रहा है कि भाई देखिए जो यूक्रेन है वो एक हारा हुआ एक युद्ध लड़ रहा है, और ऐसी जंग करके अगर अमेरिका उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, यूक्रेन जो है वो और बर्बाद होगा। अब स्थिति क्या है कि फ्रांस और ब्रिटेन अचानक, जो कल तक ट्रंप की हर हाथ कह रहे हैं हाँ में हाँ मिला रहे थे, वो अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं, क्या वजह है। देखिए इन लोगों ने एक बड़ा तगड़ा खेल किया है। आप अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल जो दोनों हैं, दोनों मिलकर ईरान, लेबनान, गाज़ा और यमन, इस सब के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल चाहते हैं। और उन्होंने जो जिस तरीके के हमले किए हैं इस पूरे इलाके में, उसमें अमेरिका ये चाहता है कि पूरा होल्ड इस पूरे इलाके पे इजराइल का हो जाए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईरान को कंट्रोल कर ले। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाजा पे पूरी तरीके से जो हमास है वो ख़त्म हो जाए और सारे बंधक रिहा हो जाएं। हूती का जो कहते हैं ना उग्रवादी या लड़ाके हैं, उनको वो किसी तरीके से मार दें।
लेकिन इनमें से एक भी मिशन अब तक ट्रंप का पूरा नहीं हुआ है। सारे B2 बम वर्षक उन्होंने लगा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ट्रंप ने नई नई चालें चली हैं। मजे की बात यह है कि भारत के ऊपर जहां जुर्माना लगा रहे हैं, रशिया को की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहे हैं, वहीं उसी वक्त वो क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ तेल की डील कर रहे हैं। अब मतलब ट्रंप की हालत ये हो गई कि उन्हें पाकिस्तान जैसे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है कि वो भारत को काउंटर कर सकें या भारत को दिखा सकें कि भाई देखो, तुम अगर रशिया की तरफ जाओगे तो पाकिस्तान को मैं अपनी तरफ ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे इस खेल में जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो सबसे बड़े बाजीगर निकले हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 1.5 महीने पहले ही अफगानिस्तान को मान्यता दी एक देश के रूप में तालिबान सरकार को, और बोला, और पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश है रशिया जिसने अफगानिस्तान को मान्यता दी है वहाँ की सरकार को। तो इसके पीछे रशिया की मंशा क्या थी? रशिया अच्छे से जानता था कि पाकिस्तान कभी भी पलटी मार सकता है, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया। भारत से उनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं, ये सबको ही जानता है। हमें सबसे सस्ता तेल और सबसे ज़्यादा तेल जो मिल रहा है वो रूस से मिल रहा है। ये भी ट्रंप, यहाँ भी ट्रंप फंस गए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट है चीन। चीन तो कभी ट्रंप की सुनी नहीं सकता। जितना ट्रंप को परेशान कहते हैं ना, जितना चीन को परेशान ट्रंप ने किया है उतना किसी ने किया है। जब कोरोना फैला था उस टाइम ट्रंप ने क्या बोला था कि ये कोरोना सरकार है या ये कोरोना देश है, इस तरीके से वो शुरू से ही चीन को बहुत ज़्यादा परेशान करते रहे। ऐसी स्थिति में ये है कि आज अमेरिका के पास मजबूत देशों की जो लॉबी है वो दरकने लगी है। इधर रूस का जो खेमा है, अगर उस खेमे में हम भारत को भी जोड़ लें तो अब कौन कौन हो गया? चीन, भारत, ब्राज़ील, ईरान, उत्तर कोरिया, ये वो मजबूत गढ़ हैं जो अच्छे अच्छे देशों को हिला के रख देंगे। इतनी इतनी तगड़ी पावर है, इतनी बड़ी जनसंख्या इन देशों में रहती है कि ट्रंप इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे अकेले अपने दम पर। अमेरिका नहीं कर पाएगा, नहीं साध पाएगा। हाँ, अगर इजराइल के दम पर वो इसे सोच रहे हैं कि पूरे इसमें पश्चिमी एशिया में सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, वो संभव नहीं है। क्योंकि वो ईरान ने जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलें वहाँ पे मारी और जिस तरीके से उनके 6 एयरबेस को भारी नुकसान पहुँचाया और करीब करीब मान के चलिए लगभग 30 से ज़्यादा इजरायलियों को मारा गया उन 12 दिनों के युद्ध में, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा हो चुका है। अब स्थिति ये आती है कि भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो क्या इजराइल के कहने पर वो भारत को कोई राहत देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इजराइल जो है वो चाहे कितना भी ट्रंप को बोले कि आप भारत को इस एक्सेस से दूर रखिए, ऐसा कभी ट्रंप नहीं मानेंगे, क्योंकि ट्रंप को अच्छे से पता है कि अगर भारत रशिया से तेल नहीं लेगा तो उसको युद्ध लड़ने के लिए, हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। जबकि ये मिथ है। रशिया इतना कमज़ोर नहीं है कि वो सिर्फ भारत से तेल खरीदेगा और उसी से हथियार खरीदेगा। रशिया को तो अभी ये समझ लो, चीन और ब्राज़ील, वो उत्तर कोरिया और ईरान ऐसे देश हैं जो बिना पैसे के ही हथियार दे देंगे, बिना पैसा लिए ही पहले हथियार बना के दे देंगे। कहेंगे हिसाब किताब अपने लोग बाद में करते रहेंगे, पहले इसको लड़के निपटा दो, पूरे सिस्टम को निपटाओ, उसके बाद अपने लोग बैठेंगे, हिसाब किताब लगाएंगे, भाई तुम्हारा खर्चा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी आप सोचो कि जब तक पैसा नहीं देंगे, हथियार नहीं मिलेगा रशिया को, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। पुतिन ये सारा गेम खेल चुके हैं। और आपको बता दें कि रशिया के अंदर 2-3 ऐसे टॉप के लोग हैं जो कहते हैं ना, युद्ध करने से लेके और रणनीतियां बनाने में बड़े बेहद माहिर हैं। उसमें है विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, रूस के। उन्होंने क्या बोला, उत्तर कोरिया के दौरे पे गए, किम जोंग उन से मिले, उनको बताया कि तुम पूरी अच्छे अपने सैनिकों की एक टुकड़ी भेजो, नई ब्रिगेड तैयार कर देंगे 30,000 सैनिकों की, और उससे हम युद्ध करेंगे, और जो भी आगे का आने वाला वक्त होगा उसमें यूक्रेन के कई हिस्सों में उत्तर कोरिया के लोगों को बसाएंगे ताकि तुम उस इलाके में गेहूं की पैदावार कर सको। आपको मैं बता दूं, उत्तर कोरिया में खाने का गंभीर संकट है, और यूक्रेन जो है उसको ब्रेड बाउल बोला जाता है, यानी कि गेहूं की ज़बरदस्त पैदावार यूक्रेन से अच्छी शायद वर्ल्ड में गिने चुने ही देशों में होती है। लेकिन यूक्रेन जो है उसका गेहूं बहुत अच्छा माना जाता है। रशिया, कुछ खबरों में ऐसा दावा किया गया है कि रूस ने बोला है कि अगर उत्तर कोरिया सही तरीके से युद्ध में हमारा पूरा साथ देगा और अगर हम जीतेंगे तो कई इलाकों में हम उत्तर कोरिया के लोगों को रूसी नागरिकता देंगे और उनको बसाएंगे, उनको वो खेत देंगे जहां वो गेहूं का उत्पादन करेंगे, और उस गेहूं को हम उत्तर कोरिया भेजेंगे ताकि वहाँ भुखमरी जैसे जो हालात हैं हमेशा बने रहते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। इससे उत्तर कोरिया को भी फ़ायदा है, रूस को भी फ़ायदा है, रूस को सैनिक मिलेंगे। वैसे भी रसिया ने अपने जो रिजर्व सैनिक हैं उनकी एक 5 लाख की अलग फ़ौज बनाना शुरू कर दी है, जिसमें से 1.5 लाख लोग जो हैं वो पासिंग आउट परेड पास कर चुके हैं, यानी कि वो तैयार करके रिजर्व रख दिए गए कि अब हम आएगा मौका तब हम इसको निपटेंगे। अब सवाल आता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो ऐसी स्थिति में ट्रंप किसका मुंह ताकेंगे? आप समझिए, नेटो देखने का तो बहुत अच्छा है, उसमें 32 दांत हैं, लेकिन काटने वाले कितने हैं? इंपॉर्टेंट ये है कि अगर नेटो में 32 देश हैं देखने में, तो उसमें से रूस को कितने लोग काटेंगे और कितने लोग हिम्मत करेंगे। अगर शुरू में ही 4-5 आप देश देखोगे बड़े बड़े, वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, हंगरी और स्वीडन, ये 4 ऐसे देश हैं जो बिल्कुल भी ट्रंप की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया
कि इजराइल और अमेरिका तो साथ साथ हैं, लेकिन मजे की बात है इजराइल के साथ ना ब्रिटेन खड़ा हो रहा है ना फ्रांस खड़ा हो रहा है। अमेरिका के साथ फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे ना ब्रिटेन खड़ा हो रहा है ना फ्रांस खड़ा हो रहा है। दोनों देशों ने बोल दिया कि हम फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे। ये एक बहुत बड़ा तमाचा जो है वो ट्रंप के मुंह पे मारा है फ्रांस ने, और फ्रांस ने बोल दिया है कि भाई देखिए, अगर आप इस तरीके से जो सब चीज़ें कर रहे हो ना कि हम फ़िलिस्तीन को ये कर देंगे वो कर देंगे, ये संभव नहीं है। ये कोई भेड़ नहीं जिनको उठा के आपने उठाया वहाँ की कहते हैं ना 23 लाख या 22 लाख की आबादी को उठा के अफ्रीका किसी लीबिया में कहीं फेंक दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोला है, और ब्रिटेन के कीर स्टारमर ने तो बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि वहाँ के जो 250 सांसद हैं ब्रिटेन के, वो फ़िलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार हैं। इसीलिए अमेरिका के एक सांसद ने ब्रिटेन पे भड़कते हुए और कीर स्टारमर पे भड़कते हुए जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनसे बोला है कि आपकी वजह से हमास ने युद्ध विराम समझौता जो है वो करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आपके इस बयान से क्या हुआ है कि हमास को ताकत मिली है। अब सवाल उठता कि ब्रिटेन को इतना बड़ा स्टेटमेंट ऐसे वक्त में क्यों देना पड़ा जब इतनी बड़ी डील हमास और इजराइल के बीच होने वाली थी। इसके पीछे है कारण है इजराइल को अमेरिका जो है वो भस्मासुर बनाए दे रहा है। वो अमेरिका इस समय दो देशों को बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। भले ही उनको ये लगे कि वो लोग बहुत बड़े विजेता बन के निकल के आए हैं, उनकी तारीफें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका ने दो देशों को बिल्कुल भस्मासुर बना दिया है। नंबर 1 पर है वो यूक्रेन और नंबर 2 पर है इजराइल। दोनों को ये अंदर से आभास कराया गया है कि तुम कहते हैं ना, तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता, तुम जीतते रहोगे जब तक हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। लेकिन इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो उनका अड़ोस पड़ोस है उसमें जहर और बारूद और धमाके जो हैं वो भरते चले जा रहे हैं, और जो जिहादियों की फ़ौज है, जो लड़ाकों की फ़ौज है, वो कम होने की बजाय तेज़ होती जा रही है। इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भले ही हमास के बहुत ज़्यादा लड़ाके मार दिए गए हैं, वो बोला जाता है कि 90% से ज़्यादा लड़ाके उनके मारे जा चुके हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि पिछले 2 से 3 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर, जब से गाज़ा में भयंकर खून खराबा हुआ है, उसके बाद से हमास के 2 लाख लड़ाके और तैयार हो गए, रिक्रूट हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो भूखे मर जाओ या लड़ते हुए मरो, कम से कम खाने को रोटी तो मिलेगी। तो इस चक्कर में जो गाज़ा है वो अपने आप में एक हब बनता जा रहा है हमास का दोबारा से। अब ऐसी स्थिति में इजराइल पे अगर दोबारा 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला होगा तो वो कैसे रोकेगा? तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईरान है उसने 12 दिन के युद्ध में एक चीज़ तो सीख ली कि उसको मार कैसे कैसे कहाँ से तगड़ी पड़ सकती है, उसको कितना घातक नुकसान हो सकता है। लेकिन ईरान ने एक चीज़ सीख ली कि अगर वो मिसाइलों का बेहतरीन इस्तेमाल करे और उसका एयर डिफेंस मौजूद हो जाए तो कमाल का काम होगा। इसीलिए रशिया का जो S-400 है वो ईरान के पास आ चुका है, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसकी जो पूरी प्रैक्टिस है S-400 को चलाने की, उसको मिसाइलों को ट्रैक करने की, वो युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। अगर S-400 अच्छे तरीके से ईरान ने इस्तेमाल कर लिया और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पे हमला किया तो B-2 आ जाएँ, चाहे F-16 आ जाएँ, चाहे F-35 आ जाएँ, फिर इजराइल में भारी तबाही को कोई नहीं रोक सकता। अभी तक हम ये देखते थे कि इजराइल जो था वो एक तरफा मारता था और ईरान एक तरफा पिटता था, लेकिन जो 12 दिन का युद्ध हुआ उसमें ऐसा नहीं हुआ। वहाँ क्या हुआ, 17 जून के बाद से लेके और 23 जून तक, जब तक कि युद्ध विराम नहीं हो गया, तब तक ईरान ने दबाकर मिसाइलें मारी, और ऐसी ऐसी जगह मिसाइलें मारी इजराइल के अंदर जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि अब जो स्थिति है वो ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है युद्ध की, जिसको हम बोलते हैं परमाणु युद्ध हर हाल में होकर रहेगा। अब ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं, अब ज़्यादा धमकियाँ बची नहीं हैं। टेरिफ वॉर भी का पत्ता भी ट्रंप जो है वो खेल चुके हैं, वो फुस साबित हो रहा है। अब वो झुंझला रहे हैं, वो भारत पर झुंझला रहे हैं, ब्राज़ील पर झुंझला रहे हैं, चीन पर भड़क रहे हैं, लेकिन इस झुंझलाहट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारत ने भी मन बना लिया है कि भाई ठीक है, अगर ज़बरदस्ती किसी वॉर का हिस्सा बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से बनाइए, भारत बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। भारत अपने व्यापार से कोई समझौता नहीं करेगा। युद्ध में नुकसान हमेशा सबका होता है, ये सबको पता है, लेकिन व्यापार में आप हमारा नुकसान जो है वो, पहले हमारा फ़ायदा 100 रुपये था, हो सकता है अब मेरा 25 ही रुपये रह जाए, लेकिन 25 रुपये हम कमाएंगे। आप हर दिन 100 रुपये गंवाओगे तो 25 रुपये के फ़ायदे में भारत तब भी रहेगा। ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि जो ट्रंप हैं वो आर्थिक वॉर और वर्ल्ड वॉर एक साथ लेके आ गए हैं, और इसका खामियाजा अब जो है वो सीधे सीधे परमाणु युद्ध के कगार पर पहुँच चुका है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रशिया ने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि आप हमको ईरान या इजराइल मत समझ लीजिएगा कि जब चाहा पटक के मार लिया। ये दिमित्री मित्रदेव का बयान है, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला है कि आप इसको हल्के मत ले लीजिएगा कि रशिया मरी हुई अर्थव्यवस्था है। रशिया कहीं नहीं मरी हुई है। ट्रंप को ये ज़रूरी है कि वो उनके पास जो 3 साल बचे हैं,
साढ़े 3 साल अपने शासन के, उसको सही से कर लें, क्योंकि पुतिन जो है वो 2035 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे, सुप्रीम लीडर रहेंगे। आपका तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कब आए और कहाँ चले गए। आप खुद देखिए कि ट्रंप के खिलाफ जो एलन मस्क पहले ही आ चुके हैं। स्टारलिंक के कई सिग्नल्स यूक्रेन में जानबूझकर गायब किए गए थोड़े दिन पहले, या कैसे किए गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, सवाल है। अब आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि जो हम लोग सामने देखते हैं ना दुनिया, या जो डिप्लोमेट्स की बात होती है, विदेश मंत्रियों की आपस में बात होती है, खुफिया प्रमुखों की आपस में बात होती है, इस वक्त अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव कोई मंत्रालय है तो वो है विदेश मंत्रालय, क्योंकि हर देश अपने अपने मोर्चे को मजबूत करने के लिए डिप्लोमेट लेवल पर अपने अपने मोर्चे मजबूत कर रहा है, और सब लोग अपना अपना फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। फ्रांस भी जानता है कि अगर मैं युद्ध में कूदा और ट्रंप के पीछे गया और बहुत ज़्यादा गया, तो उसे भारत से भी, कहते हैं ना, अपने जो राफेल है उस विमान की डील के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा, उसको ये भी महसूस होता है। ब्रिटेन को भी अच्छे से पता है, अभी जो हम हाल में डील करके आए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वहाँ भी गड़बड़ा जाएगा। उनको भी लगेगा कि साहब ये ट्रंप तो हमारे ऊपर टैरिफ लगा देगा, ईयू के ऊपर लगा ही चुके हैं वो टैरिफ। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रांस और ब्रिटेन है वो हल्के हल्के ट्रंप के जाल से बाहर आ रहे हैं उसके साथ खड़े, लेकिन जाल से बाहर आ रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपको हमारे नियम, हमारे कायदे के हिसाब से चलना होगा। हर एक को हम दुश्मन नहीं बना सकते। भारत, चीन जैसे देशों से दुश्मनी हम मोल नहीं ले सकते। आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि एक दिन पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो जाए और अमेरिका बहुत बुरी तरीके से तबाह हो जाए। ऐसा ना हो कि ट्रंप का कार्यकाल अमेरिका के, कहते हैं ना, ताबूत में आखिरी कील ठोक दे। ऐसी स्थितियां बना के रख दी हैं ट्रंप ने। मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि ये जो परमाणु युद्ध होगा वो ऐसा युद्ध होगा जिसमें अमेरिका बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका को नापसंद करने वालों की तादाद देशों की बहुत तेजी से बढ़ी है। आप समझो, कनाडा वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, इटली सुनने को तैयार नहीं, फ्रांस भड़का हुआ है, ब्रिटेन भड़का हुआ है, हंगरी पहले से भड़का हुआ है। हंगरी के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन ने क्या बोला कि याद रखिए अमेरिका, आप रशिया के साथ दोस्ती के साथ करो, बैठो, उनकी बात को समझो, जो सही निर्णय है उसको करो। यूक्रेन को एक कंधे के तरह इस्तेमाल मत करो कि बंदूक उसके कंधे पर रखो और निशाने अपने मारो, अपने टारगेट पूरे करो। अभी तक क्या किया है ट्रंप को, अगर यूक्रेन को सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो ट्रंप हैं, क्योंकि 500 अरब डॉलर की जो सबसे बड़ी डील थी धमाकेदार दुर्लभ खनिज की, वो अमेरिका यूक्रेन से पहले ही कर चुका है। वो पहले ही उससे सारे कागजों पे साइन करा चुका है, ये इलाका अब हमारा हो गया। तो अगर देखा जाए तो रूस से पहले तो अमेरिका ने बहुत बड़े इलाके पे को गपच लिया यूक्रेन की। तो रशिया क्या करेगा? रशिया भी जानता है कि अगर मैं दूर ही खड़ा रहूँगा और युद्ध विराम करूँगा तो सारा दुर्लभ खनिज, सारा बढ़िया ज़मीन जो है वो अमेरिका गपच लेगा, अपने देशों को उनके सुपुर्द कर देगा। तो ऐसी स्थिति में पुतिन ने अपना फोकस कर दिया कि पूरा पूर्वी यूक्रेन पे कब्जा कर लो। कीव के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से हवाई अटैक हुए हैं, जिस तरीके से शाही ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ है, इस्कंदर और जिरकॉन मिसाइलों का, जिरकॉन नहीं हुई है, इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसने कीव में भयंकर तबाही मचाई है। जेलेंस्की का चेहरा उतर गया है। पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर जेलेंस्की की जो हमने तस्वीरें देखी हैं, ऐसा लगता है कि इधर लगभग 18 या 20 दिनों के अंदर जेलेंस्की ने बहुत तेज़ी से वेट लूज़ किया है। उनका चेहरा जो है वो पहले से ज़्यादा फीका दिखाई देने लगा। पहले थोड़ा जोश में थे, जब 24 और 25 जून को हेग में समिट हुआ था, नेटो समिट, तब बड़े जोश में थे, लेकिन उसके बाद से डाउन हो गए। जिस तरीके से ज़पोरिज़िया में अटैक हुआ, खार्किव में हुआ, खैरसौन में हुआ, उसे देखकर तोते उड़ गए जेलेंस्की के। अब ऐसी स्थिति में अगर ट्रंप जल्दी नहीं आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ट्रंप ने जो बाजी चली है 10 से 12 दिन की, वो उल्टी उन पे पड़ने जा रही है। वॉर एक्सपर्ट का साफ कहना है कि इस आदमी ने क्या किया है, अब अपनी नाकामियों को सामने लाने के लिए 10-12 दिन दे दिए। अब क्या होगा, 10-12 दिन बाद आप क्या करोगे? रशिया क्या घुटने टेक देगा या पुतिन सरेंडर करने के लिए आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप ने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है, और अगर जरा भी ट्रंप ने दाएं बाएं कुछ किया तो पोलैंड, याद रखिएगा, नेटो देश पोलैंड, ये तबाह होगा, ये तय है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 3 बाल्टिक देश हैं, आपको पता है, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इसको ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। ये खुद अपने हवाई जहाज को उड़ाने लगे हैं कि रशिया कहीं हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। बेलारूस बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। रशिया की पूरी जो पंक्ति है वो मजबूत है। ऐसी स्थिति में अब आप ये समझ लीजिए कि अगर परमाणु युद्ध हो गया तो रशिया जो है वो अमेरिका को मिटा देगा, और उससे पहले जो नेटो देश जो ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे वो टारगेट पर आ जाएंगे। इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी दूरी बढ़ाना शुरू कर दी है। इसलिए हंगरी ने पहले से चेतावनी देना शुरू कर दी है। इटली ने भी बीच का रास्ता कर लिया है, वो चाहता है कि बातचीत हो। ऐसी स्थिति
स्थिति में ट्रंप जो हैं वो अपना टैरिफ वॉर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि इससे उन्हें कुछ फ़ायदा होने वाला है। अब जो भी आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आप याद रखिएगा, ये जो युद्ध है ये अब रुकने वाला नहीं है, अब ये फाइनल होगा, इसका फाइनल होना तय है। अब ऐसा नहीं होगा कि आराम से बैठे बातचीत हो गया, बातचीत के सारे दौर खत्म हो गए, अब इसका फाइनल फैसला होगा और इसमें ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा समीकरण बन चुके हैं ज़मीन के ऊपर। अब देखते हैं अगले 24 से 48 घंटे के अंदर क्या होता है।